काला कोट, सफेद बो, चेहरे पर संकल्प। ये संकल्प साक्षी राय का है। हाईकोर्ट की वकील हैं, आधी आबादी के हक की आवाज उठाती है। देश में अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल चुका है। बदलाव का असर महिलाओं की जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इसकी तलाश साक्षी को है। औरत के आंसू इन्हें परेशान कर देते हैं। लड़की की चीख सोने नहीं देती। नारी पर जब जुल्म भारी हो जाए तो साक्षी विरोध की बुलंद आवाज बन जाती हैं। नए आपराधिक कानून लागू करते हुए सरकार ने भी बताया कि कैसे नए कानून से न्याय मिलना आसान होगा और महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध में भी कमी आएगी। अब नए कानून में महिलाओं के अधिकार, न्याय का समय और एफआईआर दर्ज कराने में आने वाली परेशानी कैसे दूर होंगी। नए कानून को लागू होने के बाद इंडिया न्यूज ने भी एक कोशिश की है आसान भाषा में आपको नए कानून की बारीकियां समझाने की, और इसी को समझाने के लिए आज इंडिया न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी वकील साक्षी राय। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं इस शो के जरिए हम महिलाओं की बातें करते हैं। आज महिला के अधिकारों की बात होगी, क्योंकि देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। आईपीसी पूरी तरह से खत्म हो गई है, बीएनएस लागू हो चुका है। तो महिलाओं की जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, आपराधिक कानून में क्या महिलाओं के लिए कुछ इजी ऐसे प्रावधान हैं जिससे उन्हें न्याय मिलना आसान होगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कह रही है हमने न्याय पर फोकस किया है। इसको बारीकी से समझने के लिए मेरे साथ में हाईकोर्ट की जानी मानी वकील हैं साक्षी राय मेरे साथ में हैं। साक्षी, मेरे भी बहुत से सवाल हैं, ऑडियंस भी मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करेगी। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बतौर न्यूज रीडर हमने बताया दर्शकों को कि आईपीसी खत्म हो गई है, बीएनएस अब पूरी तरह से लागू, और जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि न्याय पर पूरी तरह से फोकस है। महिलाओं को इंसाफ मिलना अब इजी होगा क्या क्रिमिनल केसेस में, और क्या कुछ चेंजेस आप देख रही हैं महिलाओं के फेवर में? जी रचना, जैसा कि अभी आपने कहा कि महिलाओं को न्याय मिलना कितना आसान हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे भारतीय न्याय दंड संहिता थी और जिसे बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो अब न्याय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है दंड के मुकाबले। तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले न्याय नहीं मिल पाता था, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। जी, जैसे किस तरह के वो चेंजेस होंगे? सपोज महिलाओं के साथ तो बहुत से ऐसे क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, बहुत से ऐसे क्राइम हो जाते हैं जिसमें वो अगर इंसाफ के लिए गुहार लगाती भी हैं, पहली बात तो वो डरती बहुत है। अगर वो डर पीछे छोड़कर पुलिस के पास पहुंच भी जाएं तो बहुत से झंझट होते हैं। सपोज महिला के साथ कोई क्राइम हो गया, वो पुलिस थाने पहुंचती है, वहां उसे शुरुआत से ही स्ट्रगल करना होता है। पुलिस कहती है फला थाने का मामला है, भैया आप वहां जाइए। जो परेशान है महिला पहले से, जिसके साथ क्राइम हो गया है, वो क्या करे? इसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता में एक अलग से सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें सेक्शन 173 के अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर करवा सकते हैं। 0 एफआईआर का प्रावधान लाया गया है। आप कहीं भी कोई भी घटना किसी भी स्थल पर घटी हो, बिना थाने को देखे आपका मामला लिखना पुलिस के लिए अनिवार्य किया गया है। 0 एफआईआर का प्रावधान है। वह आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर एफआईआर कीजिए। आप कहीं से भी एफआईआर करवा सकती हैं। जैसे किस तरह से होगा? क्या मोबाइल के जरिए भी हो सकता है? मोबाइल के जरिए, ईमेल के जरिए भी आप एफआईआर करवा सकती हैं। विदिन 3 डेज में जाकर आपको थाने में सिग्नेचर करने होते हैं। जी, तो कई बार पुलिस के पास अगर हम जाते भी हैं एफआईआर कराने के लिए और हमारा केस रजिस्टर हो भी जाए, फिर हमसे सबूतों की मांग होती है। अगर महिला के पास पर्याप्त सबूत नहीं है अपने खिलाफ हुए क्राइम को लेकर, तो क्या चेंजेस हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था। पहली बात तो जैसा कि हमारे आईपीसी में भी ये चीज़ थी कि अगर महिला के खिलाफ कुछ इस तरीके से अपराध होते हैं, जैसे कि रेप के मामले हैं, दुष्कर्म वाले जो मामले हैं, इसमें महिला के बयान को ही प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसमें महिलाओं से कोई एविडेंस इस तरीके से नहीं माना जाता है। जी, अच्छा, हमारे साथ चूंकि ऑडियंस भी मौजूद हैं और हम महिलाओं की बात कर रही हैं, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। कीर्ति, मुझे लगता है आपके जहन में कुछ सवाल हैं। जी, अगर आप किसी को बरगला करके या झूठा दिलासा दे करके उसके साथ फिजिकल अटैच होते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। हाँ जी। लेकिन मैरिटल रेप के लिए क्या है? मैरिटल रेप में पहले की तरह आईपीसी में कुछ प्रॉपर आपके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था, जो कि अभी भी नहीं बदला गया है। लेकिन
पहले क्या था मैरिटल रेप में कि जो नाबालिग वाइफ की एज थी वो 15 इयर्स रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 इयर्स कर दिया गया है। तो अगर 18 इयर्स से कम की कोई महिला है, वाइफ है, तो भी अगर हस्बैंड फोर्सफुली सेक्स करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया लेकिन गया है। साक्षी, यहाँ मेरा सवाल यह है कि आज के ज़माने में ऐसे ना के बराबर केसेस हैं जहाँ 18 से पहले शादी हो जाए। ये तो बहुत पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो तब होता था, आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। पहले फीमेल्स पहले तो बालिग होती हैं, फिर अपने करियर पर फोकस करती हैं, तब उनकी शादी होती है। तो ये जो प्रावधान है वो तो किसी काम ही नहीं आएगा, लागू नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि 18 से कम एज है तो ये कानून लागू होगा, तो ये क्राइम माना जाएगा। जी, बाकी देखिए सजा का प्रावधान है और भी जैसे धाराएं हैं। अगर फोर्सफुली कोई चीज़ इस तरीके से होती है तो वो उसे कंप्लेंट कर सकती हैं, लेकिन उसे मैरिटल रेप के पार्ट पर लाना बहुत ही डिफिकल्ट था, जो कि अभी नहीं हो पाया है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है महिलाओं के लिए। ये कोई ऐसा रेयर केस नहीं है कि इक्का दुक्का महिलाओं के साथ होगा। अगर आप डिटेल में देखने जाएंगे तो हर दूसरे या तीसरे घर में आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे। वहाँ किसी तरह के कोई चेंजेस हैं क्या? नहीं, अभी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इस तरीके से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, कोई बदलाव नहीं लाए गए हैं। पहले भी जो आईपीसी में प्रावधान दिए गए थे उसी पे आगे कंटिन्यू किया गया। अच्छा, शो शुरू होने से पहले जब हम बात कर रहे थे नए कानूनों को लेकर, तो ये जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लड़कियाँ खास तौर पर बैठी हुई हैं, उनके जहन में सवाल था और उनके जहन में श्रद्धा और आफताब का केस था। श्रद्धा और आफताब का केस सामने आया तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। मुझे लगता है काजल पूछना चाहती है आपसे कुछ सवाल। लिव इन रिलेशनशिप बड़ा चैलेंजिंग हो गया है आज की डेट में। आप सालों तक साथ रहते हैं, फिर उसके बाद में सिचुएशन कुछ और हो जाती है। काजल? जी मैम, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हम लिविंग में रहते हैं, हाँ कोई जी, झूठा वादा करता है, लिविंग में रहता है और फिर उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है, तो इसके लिए हम उस पे क्या सजा क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसा कि रचना जी, काजल ने सवाल पूछा, मैं बताना चाहूँगी कि इस तरीके के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसे देखते हुए भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, जो कि सेक्शन 69 है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का झूठा वादा करके, जैसे जॉब के लिए हो गया, वर्क प्लेस पे होता है, या फिर शादी का ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ये सब केसेस एक ही धारा के तहत आएंगे। 69 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट 69 में चाहे वर्क प्लेस पर आपको झूठा झांसा दे दिया गया हो या आपका इस्तेमाल हुआ हो, या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में हो, या फिर और किसी तरीके से आपको बरगलाया गया हो, सब एक ही धारा में किसी भी तरीके का झूठ बोलकर अगर वो मिसयूज करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 69 जोड़ा गया है। उसमें पनिशमेंट है जो कि 10 इयर्स तक बढ़ाई जा सकती है। जी। अच्छा, एक जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, क्योंकि हम न्यूज़ इंडस्ट्री में हैं, जब किसी नाबालिग के साथ रेप होता है या गैंग रेप होता है, और अगर बहुत छोटी मासूम बच्ची हैं या दूध पीती बच्ची हैं उनके साथ में होता है, तो कलेजा बड़ा चिर जाता है। जब नए कानूनों की बात हो रही थी तो मेरी ऐसे ही एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा एक चेंज कर दिया गया है कि नाबालिग के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे फिर मौत की सज़ा होगी। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। पहले क्या था कि जो मैक्सिमम सज़ा थी उम्र कैद होती थी, 20 साल की सज़ा का प्रावधान था, जिसे कि उम्र कैद तक ले जा सकते थे, और फांसी जो थी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हुई है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। अब इस प्रावधान को सेक्शन 70 पार्ट 2 में लाकर जो भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म है या गैंगरेप है, ऐसे मामलों में जहां नाबालिग के साथ बहुत बुरा हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो वहां मामलों में जो सज़ा है वो फांसी तक कर दी गई है। जी। अच्छा, चूँकि बहुत से तो मेरी ऑफिस मेट्स हैं और कई बार ये शिकायत होती है कि मैम हम ऑफिस आ रहे थे, कोई स्टॉक कर रहा था। आजकल जो स्टॉकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान लड़कियों को कर देते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी स्टॉकिंग बहुत हो रही है। कई बार तो घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है, इतनी दहशत में वो लोग आ जाती हैं। कुछ और सवाल ये आपसे करना चाहेंगे? जी, मेरा एक सवाल है, जैसे हम लिविंग में रहते हैं, जो हम हमारे हस्बैंड हो गए या फिर डिवोर्स के बाद भी हमारी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं वो हमें लीक करने की धमकी दी जाती है जी, उसके लिए कोई ऐसा रूल है जिससे हम उनको सजा दे? उसके लिए ऑलरेडी धमकी में जो प्रावधान दिया गया था वही रखा गया, कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें। आप पहले भी इसके लिए कंप्लेन कर सकते थे
कि आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ या प्राइवेट जो भी चीज़ें हैं आपकी, अगर वो कोई उसको इस तरीके से मिसयूज़ करता है तो आप उसके लिए पहले भी बता सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे, एंड अभी भी वो सेम है। और अगर आप ये भी बता दें कि चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, एज इट इज़ इन सभी कानून को रखा गया है, और क्या प्रावधान है, जैसा भी काजल ने पूछा कि अगर कोई आपको ये धमकी देता है कि आपके प्राइवेट फोटोज या फिर वीडियोस लीक कर देगा, हाँ। तो कानून क्या कहता है? यदि आपके साथ में कुछ ऐसा होता है तो आप जाके उसके लिए एफआईआर करा सकती हैं प्रॉपर। अगर किसी ने आपकी वीडियोस फोटोज सोशल मीडिया पे जैसे वायरल कर देते हैं आजकल, इस चीज़ की धमकी दी जाती है, तो आप उसके लिए साइबर क्राइम में भी कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, एक बड़ा चलन पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं हम, कुछ साल से मैं कह सकती हूँ, जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। सोशल मीडिया पर ये बहुत देखा जाता है कि आपको वीडियो कॉल आता है, आप गलती से उस कॉल को पिक कर लेते हैं जी। सामने वाला कुछ पॉर्न साइट या फिर खुद ऐसा कुछ करने लगता है जो आपत्तिजनक हो, उसमें आप चूंकि आ जाते हैं वीडियो कॉल में, आपका चेहरा आ जाता है, फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के केसेस कहाँ रजिस्टर होंगे? ये साइबर क्राइम के अंदर आपके केसेस जो हैं रजिस्टर करवाए जाते हैं। आप ऑनलाइन भी इसमें एफआईआर करवा सकते हैं। आप डिटेल्स अगर किसी ऑनलाइन किसी थ्रू आता है, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप आईडी वगैरह उन्हें बताकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नए 3 आपराधिक कानून हैं, महिलाओं के हित में लगते हैं आपको? जी बिल्कुल, महिलाओं के हित में है। पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि अभी कीर्ति ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि शादी का वादा करके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते थे, वो कभी कोई प्रॉपर ऐसी धारा नहीं थी कि जिसमें महिला को न्याय मिल सके। वो केसेस हमेशा धोखाधड़ी सेक्शन 90 में होते थे और बाकी रेप की कैटेगरी में उनको फाइल किया जाता था। बट बाद में क्या होता था कि कंसेंट प्रूव होता था, और जहाँ कंसेंट प्रूव होता है वहाँ रेप की बात नहीं होती, तो वहाँ महिला को न्याय मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ सेक्शन 69 को जोड़ने से, इस चीज़ को लाने से सरकार ने हमारी इतनी अच्छी चीज़ एक लाए हैं, इतना अच्छा उन्होंने महिलाओं के लिए किया है कि यहाँ महिलाएं अगर कोई भी इस तरीके का वादा है, कुछ भी है, वो जाकर कंप्लेन कर सकती हैं और उस व्यक्ति को सज़ा दिलवा सकती हैं। अच्छा, एक तो होता है महिलाएं बहुत हिम्मत करके केस रजिस्टर कराती हैं, वो पुलिस थाने पहुंचती हैं, बड़ी हिम्मत का काम होता है, या फिर कोर्ट तक जाती हैं। फिर आगे एक सबसे बड़ी परेशानी ये रहती थी कि महिलाएं सोचती थी हिम्मत तो कर ली है, अब न जाने कितने साल कोर्ट और थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसको लेकर भी एक बड़ा और अच्छा चेंज हुआ है। जी, स्पीडी ट्रायल पे ध्यान दिया गया है। जैसे कि पहले केसेस में इन्वेस्टिगेशंस ख़त्म नहीं होती थी, सालों साल इन्वेस्टिगेशंस चलती थी, जांच चलती रहती थी, न्याय का कुछ पता नहीं होता था। अब क्या है कि दुष्कर्म के मामलों में इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 मंथ्स का टाइम रखा गया है। विद इन 2 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही पहले साथ कितनी थी? कोई टाइम लिमिट नहीं थी पहले। इस तरीके से कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं थी पहले। और अभी जी, अब इसको 2 महीने का समय दिया गया है। इसके भीतर जो भी जांच है वो हो जाएगी, और उसके बाद में जो ट्रायल चलेगा वो भी स्पीडी ट्रायल का प्रावधान रखा गया है। कुछ और भी सवाल हैं? जैसे कि रेप केस होता है, तो रेप केस में बहुत बार जो लड़कियां होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जहाँ तक हमें पता है कि अबॉर्शन इंडिया में इलीगल है, तो वो उन लड़कियों के लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जिसको वो याद नहीं करना चाहती बार बार, बट एक वो बच्चा एक उनके लिए वो मेमोरी बन जाता है। तो आप उसमें कुछ केस इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पहले भी काफ़ी जजमेंट्स आई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे अगर जो लेडी है या जो महिला है उनकी हेल्थ अगर ठीक है, वो उस अबॉर्शन को झेल सकती हैं। तो उसी के लिए 4 वीक्स तक का टाइम जो कि दिया गया था अबॉर्शन की। कई बार तो अंडर एज भी लड़कियां हैं जो रेप का शिकार हुई हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उस महिला की हेल्थ का भी ध्यान रखा। यानी अलग अलग केसेस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द केसेस। कीर्ति एक सवाल करना चाहती हैं। मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि ये जो न्याय संहिता आया है, इसमें न्याय दिलाने की बात होती है, टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया गया। जैसे सालों साल जो लग जाते थे इन्वेस्टिगेशन में, अब 2 महीने का टाइम दे दिया गया है। अगर इस बीच जो महिला है वो अपने आप को साबित नहीं कर पाती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? क्या ये ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है? कीर्ति जी, जैसा कि मैंने बताया कि महिला को रेप के केस में साबित नहीं करना होता है, उनका
बयान ही जो होता है उसी को मान्य रखा जाता है। साबित करना, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है एक पुरुष के ऊपर होता है। यदि जैसा कि रचना जी ने पूछा कि बहुत से झूठे रेप के केस हैं, तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पुरुष के ऊपर है। उन्हें साबित करना है कि यदि उन्हें झूठा फंसाया गया है या जो भी चीज है। यानी आप इस कह रही हैं तरीके कि से। अगर किसी ने किसी पर रेप का आरोप लगाया है तो वहाँ क्योंकि महिला को भारत proof नहीं में क्या करना। है ना रचना जी कि महिला की डिग्निटी को बहुत ध्यान में रखा जाता है। हम्म, और ऐसा नहीं माना जाता कि एक महिला जल्दी से अपने ऊपर अपनी इज्जत पर सवाल उठाती हैं या वो इस तरीके से केसेस करती यानी हैं। आप कह रही हैं कि अगर महिला ने किसी पर रेप का आरोप जी, लगाया तो महिला महिला का को बयान, प्रूव नहीं करना महिला है। का बयान, महिला की मेडिकल रिपोर्ट, हाँ, ये दैट सफिशिएंट इज है। सफिशिएंट। यानी सामने पुरुष जो है उसे ये साबित करना ये है कि burden उसने of ऐसा proof किया है है। या नहीं किया। जी जी, लेकिन मैम मेरा सवाल ये था, जैसे कि इन्होंने सवाल किया था कि अगर वो रेपिस्ट कहीं चला जाता है हाँ और जी। उस टाइम ड्यूरेशन के अंडर वो इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर इन्वेस्टिगेशन में है कोई केस ऑलरेडी, तो वैसे तो केसेस के अंदर बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें जो हैं वो सबमिट हो जाती हैं। तो आपको कहीं जाना अलाउड नहीं होता है जब तक कि आप नॉन गिल्टी प्रूफ ना हो। और अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं, जैसा कि आपका सवाल ये है, वो नहीं पकड़े जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए उन लोगों के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है कानून में। उन लोगों को भी सज़ा से, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। महिलाओं को अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, ठीक उसके विपरीत पुरुष भी अलग अलग तरीके से परेशान होते हैं। ये सब हम बात कर ही रहे हैं। इस बीच मुझे याद आया, वर्क प्लेस पर कई बार जो फीमेल्स होती हैं उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, परेशान किया जाता है ये कहकर कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हो तो फिर या तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाता है या उन्हें एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर डाल दिया जाता है, कह सकते हैं एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके लिए क्या है? पहली बात तो हमारी सरकार ने वर्क प्लेस पर लीगल कमेटीज़ बनाना अनिवार्य किया है। अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो वह आवाज़ उठा सकती हैं, वहाँ कंप्लेंट्स करें। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो इसके खिलाफ एफआईआर कर सकती हैं। किसी पर्सन ने उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित करा वहाँ है, भी सबूत चाहिए होंगे? हाँ, उन्हें कंप्लेन करने के बाद में अगर सबूत की ज़रूरत पड़ती है, ट्रायल में सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। यानी आप कह रही हैं कि वर्क प्लेस पर दो तरह के केसेस जो हमने अभी बात की, एक वो केसेस जिसमें सामने महिला को ये प्रलोभन दे दिया गया कि भाई अगर तुम मेरे साथ आती हो जी। तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा। महिला बहकावे में आ गई, उसे वो फायदा भी नहीं मिला और उसका यूज भी हो गया। जी। एक दूसरा केस ये है कि उसे प्रेशराइज किया जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर अपना नुकसान झेलोगी। जी। दोनों में सेम प्रोविजन है? सेम प्रोविज़न है। दोनों में एक ही तरीके हाँ। से कानून काम करेगा। हाँ। और क्योंकि यहाँ वो आपको और यहाँ प्रूफ के तौर पर क्या कुछ दिया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे मैसेजेस हो गए, कॉल्स हो गए, किसी तरीके से कोई इंसान जो आपको बोल रहा है इस तरीके से करने के लिए कि आपको ये काम करना होगा, मेरे लिए ये चीज़ करनी होगी, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको परेशान किया जा रहा है, तो वो आप एविडेंस के तौर पे रख सकती हैं। अच्छा, और ये जो लीगल कमेटी आपने बोला कि कंपनीज में अपनी लीगल कमेटी होती है, वो काम कैसे करती है? क्योंकि बहुत सी, मुझे लगता है ऐसी फीमेल्स हमें देख रही होंगी, सुन रही होंगी जो वर्किंग है, शायद ये जी। परेशानी वो झेल रही होंगी। जी, तो हर कंपनी में एक लीगल कमेटी बनाई जाती है जहाँ पर महिलाओं के लिए या किसी भी तरीके से की कोई समस्या हो तो आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कंपनीज होती हैं उस पर देखते हैं। तो जो लीगल कमेटी के मेंबर्स होते हैं वही उस फैसले, तो वो उसके उस लिए केस आप में- थाने जाएंगे ना, आप वहाँ अच्छा। कंप्लेन करिए, आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए। अच्छा, यानी अब पुलिस आप का इन्वॉल्वमेंट होता जीमेल है के थ्रू उसमें। कंप्लेंट्स कर सकते हैं, आप फोन के थ्रू ऑनलाइन एफआईआर कर सकती हैं। यानी लीगल कमेटी पहले अपने आप से उस मामले का निपटारा करना चाहती होती है या यदि फिर वो आपको सीधा वहाँ पुलिस के भी पास न्याय जाती है? नहीं मिलता है, हाँ। आपको अच्छा, तो लगता आप- है कि वहाँ भी हो सकता है कि वो उन्हें भी मैनिपुलेट हाँ। कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आपको लगता है एक पोजीशन होल्डर पर्सन है और वो उसको भी मैनिपुलेट कर देंगे, आपको नहीं न्याय मिलता है, आप परेशान हैं, आप पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, आप जीमेल के थ्रू कंप्लेंट्स फाइल करिए, ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करिए, वुमेन्स कमीशन है। साक्षी, बहुत से सवाल मुझे लगता है यहाँ पर जो ऑडियंस में लोग मौजूद हैं उन्होंने पूछ लिए हैं आपसे। कुछ सवाल मेरे भी जहन में है। जी, पूछिए। खास तौर से जब नए 3 आपराधिक कानूनों की बात हो रही है तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है महिलाओं के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है जी। तो उनके सेहत से जुड़े, उनके इलाज से जुड़े भी कुछ चेंजेस हैं?
इसके लिए भी नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान लाया गया है कि यदि किसी महिला, किसी बच्चे के साथ में कोई दुष्कर्म होता है, हाँ। तो सबसे पहले उन्हें जो है चिकित्सा प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और ये जो ट्रीटमेंट है पूरे भारत में किसी भी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। यानी आप कह रही हैं कि अगर किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ या फिर महिला के साथ कोई क्राइम हो गया है जिसमें उन्हें चोट पहुंची है या सेहत को कुछ नुकसान हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि उन्हें उचित इलाज मिले। क्या ये सरकारी अस्पतालों में ही होगा? यह पूरे भारतवर्ष के किसी भी अस्पताल में आप जाती हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई इस तरीके के केसेस लेने से मना नहीं करेगा। अच्छा जी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसे देने होंगे शायद? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त चिकित्सा ही दी जाएगी। अच्छा, ओके। यानी इलाज भी होता रहेगा, कानून अपना काम भी करता रहेगा। कई बार सबूतों का अभाव होता है, तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट रहेगी जिसमें इलाज की बात होगी। मेडिकल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेप के केसेस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जब इस तरह के केसेस में इलाज होता है तो वो सब भी तो काउंट होता होगा ना कि शरीर के कौन से हिस्से में चोट है, हाँ, शरीर वो को क्या आपका नुकसान मेडिकल पहुंचा रिपोर्ट है। जो होती है ना, फर्स्ट आप जब एफआईआर कराते हैं, एफआईआर कराने के विद इन आवर्स में आपका मेडिकल कराया जाता है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो भी डॉक्टर देखता है वो चीजें उसमें मेंशन करते हैं। अच्छा, चूंकि महिलाएं हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, आजकल तो बच्चियां मुझे लगता है कॉलेज करते करते ही कमाने लगी हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं। वो जब घर से निकलती हैं, चूंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, सोशल मीडिया पर स्टॉकर्स मिल जाते हैं, कई बार आपको ट्रेस कर लेते हैं आप रास्ते में कहाँ आ जा रही हैं। अगर इन केस कोई लड़की परेशान हो गई है, कोई उसे लगातार स्टॉक कर रहा है रास्ते में, ऐसी परेशानी में वो कानून की मदद कैसे ले सकती है? ऐसी परेशानी में वो ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, उनके लिए कंप्लेंट कर सकती हैं। पहले वह खुद मना करेंगी, मना करने की कंडीशन में भी अगर वह नहीं मानता है। बट कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं ना कि अगर आमना सामना भी हो जाए, चाकू मार दिया, ब्लेड मार दिया, एसिड फेंक दिया, जी, ये हम देखते हैं। जी, तो एसिड अटैक के लिए भी प्रावधान रखा गया है। इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, जब किसी को फॉलो कोई कर रहा है, कोई स्टॉकर है, हाथों में हम सभी के मोबाइल होते हैं और मुझे लगता है लड़कियों को जानना भी चाहिए, अगर उसी मोबाइल के जरिए कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ ऐसे वीडियो बना लिए गए हैं जिसमें ये साबित हो जाए कि फला शख्स स्टॉक कर रहा है या गलत हरकत कर रहा है, गंदी हरकत कर रहा है, वो सबूत मान्य होगा? जी बिल्कुल, वह सबूत मान्य होते हैं। आप साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेन करिए, उन्हें वह सबूत भी आप ऑनलाइन, वो लोग मांगते हैं आजकल कि आपके पास कोई प्रूफ है वो भी शेयर कीजिए, आप उसमें शेयर कीजिए, वह उसकी जांच करें। अच्छा, एक सवाल और इसी सवाल से निकलकर मेरा आया है। हम स्टॉकर की बात कर रहे हैं, स्टॉकर ऑफ कोर्स के जो आपको रोज फॉलो कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, जिसे हम कहीं ना कहीं तो जानते हैं, लेकिन कई बार कई अननोन हमें टकरा जाते हैं। हम मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं, हम बस से सफ़र कर रहे हैं या ऑटो से सफ़र कर रहे हैं, कई बार ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं, बड़े आपत्तिजनक होते हैं और ख़ास तौर से लड़कियों के सामने वो पुरुष या लड़के गलत हरकत करते हैं। मैं ख़ास तौर से मास्टरबेट की बात कर रही हूँ। जब वो ऐसा करते हैं, ऐसी सिचुएशन में लड़की क्या करे? और क्या वहाँ भी ये फोटो और वीडियो काम करेंगे? बिल्कुल काम करते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई इस तरीके की वीडियो वायरल होती है उस पर भी हमारी पुलिस एक्शन लेती है। तो बिल्कुल, अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस है, कोई भी प्रूफ है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी बातों से इतना तो मुझे समझ आ गया कि फीमेल्स के साथ में, महिलाओं के साथ में किसी भी तरह से अगर आज की डेट में कोई क्राइम हो रहा है तो क्रिमिनल बचकर नहीं निकल सकता। सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, ये न्याय वर्ड इसीलिए जोड़ा है ताकि खास तौर से उन लोगों को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके जो किसी भी तरह से क्राइम का शिकार हो रहे हैं, पीड़ित हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं पर आज हमने फोकस किया है। साक्षी, आप स्टूडियो में आई और आपने हमारी ऑडियंस के सवालों का जवाब भी दिया और इतनी बारीकी से और इतनी सिंपल लैंग्वेज में कानून को समझाया। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।